हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी को कंप्लीट कवरेज करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से कंसीडर किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और उससे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने तक कैसे पहुंचे थे, कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्चर रहेगा उसी फैक्ट से रिलेटेड, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर उससे रिलेटेड रहने वाला है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी, उसमें कौन कौन मेंबर थे, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ क्या थी, उनके चेयरपर्सन कौन थे, उस पहलू पर आएंगे। पहले हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखिए 2 रूल रहे थे। सबसे पहले जान लेते हैं, पहला रहा था कंपनी रूल, ठीक है, दूसरा था क्राउन रूल। तो एग्जामिनर हमेशा मतलब मल्टीपल वे में टारगेट करता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एग्जामिनर का टारगेट ये रहता है, एग्जामिनर पूछता है कि कंपनी का रूल कब से कब तक एस्टेब्लिश रहा था। तो जो कंपनी का रूल माना जाता है वो माना जाता है 1773 से 1858 तक। और जो क्राउन का रूल, क्राउन मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था, उसका डायरेक्ट रूल कब से कब तक कंसिडर किया जाता है, वो किया जाता है 1858 से 1947 तक। तो अब ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ, मतलब ये ब्रेकअप में बोला कि 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का रूल बोल रहे हैं और 1858 से 1947 तक क्राउन का रूल बोल रहे हैं। बीच में आई थी 1857 की क्रांति, ठीक है। तो वहाँ पे ये ब्रेकअप देखने को मिलता है। मतलब क्रांति जब हुई थी तो क्राउन को समझ आया, जो ब्रिटिश वहाँ पे बैठे थे उनको समझ आया कि कंपनी खुद से रूल नहीं कर सकती, मिस गवर्नेंस वहाँ पे चल रही है, तो वहाँ हमको पावर अपने हाथ में खुद से लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन का रूल। क्राउन का रूल आज़ादी तक चलता है, 1857 की क्रांति के बाद से शुरू होता है, 1858 से शुरू होकर 1947 तक। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये अपना स्पॉय म्यूटनी से स्टार्ट होता है और 1947 तक जाता है। उससे पहले 1858 तक किसका रूल था, कंपनी का रूल था। कंपनी का रूल था, कब से शुरू हुआ था, 1773 में। अब 1773 से ही क्यों शुरू होता है, ये थोड़ा पहले पता रहना चाहिए। 1773 से इसलिए शुरू होता है क्योंकि इसी टाइम पे, जैसे एक तरीके से देखें तो जो अपना जो कंपनी तो 1600 में आई थी। कंपनी कब आई थी, कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में। और किसने चार्टर इशू किया था, किसने अलाउ किया था कि आप जाओ इंडिया में ट्रेड करो। कैसे आई थी कंपनी, स्टार्टिंग में एज एन ट्रेडर आई थी, ठीक है। उसका कोई पॉलिटिकल टेरिटोरियल राइट्स बनाने का कोई माइंडसेट नहीं था कि हम वहाँ पे राज करेंगे। राज पर्पस क्या था, ट्रेड करना, ठीक है, बिजनेस करना। तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ये चार्टर इशू किया गया था। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसके द्वारा चार्टर इशू किया गया था, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, ट्रेड करने का। कब, 1600 शताब्दी के अंदर ये किया गया था, ठीक है। 1600 में ये एक तरीके से चार्टर इशू किया गया था ट्रेड करने का, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। फिर क्या हुआ था, 1600 में ये चार्टर इशू कर दिया। अब वो ट्रेड कर रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की एक तरीके से देखा कि इंडिया कितना वीक है, वो खुद ही आपस में डिवाइडेड है, तो हम इन पर रूल भी कर सकते हैं। तो फिर हुए 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, फिर उसके बाद 1761 में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, और फिर 1764 में फाइनल जाके बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, वहाँ पे जो मुगल एम्परर ना शाह आलम, वो भी इन्वॉल्व होता है। शाह आलम इन्वॉल्व होता है, वो हार जाता है तो उसके साथ ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मतलब जो कंपनी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती है, ट्रीटी करती है। तो बोलती है कि आप हमें राइट्स दो, दीवानी राइट्स दो, रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस देने का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो एक तरीके से उनको टेरिटोरियल पावर मिल जाती है 1764 में, मतलब एक तरीके से गवर्न करने की पावर मिल गई, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर मिल गई। दीवानी राइट्स कब मिले थे, 1764 में। किसके द्वारा दिए गए थे, शाह आलम, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे। कहाँ कहाँ पे दिए गए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये क्वेश्चन आता है रिपीटेड एग्जाम के अंदर। किस बैटल के बाद दिए गए थे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दिए गए थे, ठीक है। टेरिटोरियल पावर कैसे, ट्रेडर की तरह आई थी 1600 में, और 1764 तक जाके बैटल ऑफ बक्सर के बाद कैसी बन गई, एक तरीके से टेरिटोरियल पावर की तरह उभर के आई, ठीक है। अब 1764 से ईआईसी रूल करने लगी, पर यहाँ पे देखने को मिला मिस गवर्नेंस मतलब क्या होगा कि गलत तरीके से गवर्न कर रहे थे इंडिया को। वो क्या कर रहे थे, बस जो वहाँ के जो
इंडिविजुअल जो ईआईसी के मेंबर थे ना, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग भेजे जाते थे वहाँ से, वो खुद का प्राइवेट ट्रेड करते थे, खुद तो फायदे में रहते थे, प्रॉफिट में रहते थे ट्रेड करके, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेड करते थे। पर जो कंपनी का ट्रेड था ना, कंपनी का, वो लॉस में जा रहा था। तो कंपनी ने देखा हम ये तो पैसे कमा रहे हैं बट हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, मतलब हमारा जो ट्रेड है वहाँ पे वो लॉस में जा रहा है, बट इंडिविजुअल लेवल पे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो उन्होंने इसी पहलू को देखते हुए 1773 में क्या पास किया, एक तरीके से ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो यही बेंचमार्क है, 1773 से शुरू होकर 1858 तक कंपनी का रूल इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये याद रखना कैसे 1773 से ही स्टार्ट होता है, क्यों 1764 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल करने लगी तब से, पर जो कंपनी का रूल 1773 से इसलिए बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 1857 का मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, स्पॉय म्यूटनी हुई थी, जिसके बाद डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को गवर्न करने की। उसके बाद एक और पहलू पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो लीडर थे ना, एम.एन. रॉय, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कब सजेस्ट किया गया था? 1934 में। इस पे भी क्वेश्चन आता है, किसने सजेस्ट किया था? सबसे पहले एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया था, और कब? 1934 में, ठीक है। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी वो 1946 में की गई थी, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था, ये क्वेश्चन आता है रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर, कब फोर्स में आया था, कब केम इनटू बीइंग और केम इनटू फोर्स, कुछ भी लिखा आ सकता है ये दो टर्म में, ठीक है। 26 जनवरी 1950। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा 26 नवंबर 1949। तो इस डेट को क्या हुआ था, जब फोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया 26 जनवरी को, 26 नवंबर 1948 में क्या हुआ था, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ये टर्म लिखी आएगी एग्जाम के अंदर, अडॉप्ट किया गया था या फिर इनेक्ट किया गया था, ठीक है। ये दो टर्म लिखी आए, अडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बट फोर्स में कब रखा गया था, केम इनटू बीइंग कब आया था, 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी क्यों चूज़ किया गया था, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा, 26 जनवरी में पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 1930 के अंदर, रावी रिवर के रथ पर जब झंडा वगैरह फहराया गया था। तो उसी डेट को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया था, ठीक है। अडॉप्ट इन एक्ट 1949 में 26 नवंबर, और फोर्स में 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, कंपनी का रूल था 1773 से शुरू होकर 1858 तक। तो उसके बीच में कुछ एक्ट्स पास किए गए थे कंपनी के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट थे, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट्स थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया था रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कौन से सन में आया, चार्टर एक्ट्स कितने थे, चार्टर एक्ट कितने थे, चार्टर एक्ट थे 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है। ये थे चार चार्टर एक्ट, ठीक है। दो मेजर हैं, जहाँ से मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, पर टोटल चार एक्ट थे, ठीक है, हर 20-20 साल के इंटरवल में। उसके बाद जब क्राउन का रूल था 1857 की क्रांति के बाद 1858 से आज़ादी तक, तो उसमें कौन कौन से एक तरीके से एक्ट्स आए थे, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट ऐसे भी बोला जाता है कि गुड गवर्नेंस एक्ट कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं। उसके बाद आए थे तीन इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 92, 1909, तीन आए थे। याद रखना एग्जाम में कितने इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए थे क्राउन के द्वारा, ना कि कंपनी के द्वारा, क्योंकि 1858 के बाद था क्राउन। तो तीन एक्ट पास किए गए थे, 61, 92 और 1909, ठीक है। उसके बाद गुड गवर्नेंस एक्ट वाला 1858 वाला था। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947। ये मेजर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट याद रखना है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना इस पीडीएफ के साथ। ट्रस्टेड सोर्स है, अनअकैडमी से उठाया हुआ है, कुछ भी मतलब एक तरीके से धांधलेबाजी नहीं है, प्रॉपर ट्रस्टेड सोर्स के साथ आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये साइमन कमीशन कम्युनल अवार्ड ये किससे रिलेटेड है, ये 1919 का एक्ट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो मतलब एक तरीके से कैसे रूल कर रहे हैं क्राउन,
तो उसमें 10 साल के अंदर साइमन कमीशन फॉर्म किया जाएगा, कमीशन फॉर्म किया जाएगा, जो चेक करेगा कि अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, जो उनको डायरेक्टरी सिस्टम उन्होंने उस टाइम पर इस्टेब्लिश किया था या नहीं कर रहा है, ठीक है। बट वो 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आ जाता है, ये भी एक मेजर पॉइंट है। और कम्युनल अवार्ड 1932 में दिया जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, और साइमन कमीशन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं, मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिया है, पीडीएफ जानोगे तो और अच्छे से समझ आएगा टोटल, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस भी बीच बीच में डाले हुए हैं, मतलब आयुष सांघी सर है, उनके द्वारा ये लेक्चर्स पढ़ाए गए थे मेरे को, तो वही मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। Who among the following suggested for the need of Constitution 1934? 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात किसने की थी, सजेस्ट किया गया था कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रोनोलॉजी अभी बताया था आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, फिर 4 चार्टर्ड एक्ट आए थे 93, 13, 20 साल के इंटरमेंट में, फिर क्राउन का रूल आ गया था, फिर गुड गवर्नेंस का एक्ट आया था पहले, फिर इंडियन काउंसिल के 3 एक्ट आए थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 एक्ट आए थे 1919 और 1935 के, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था फाइनली एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये सारे एक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ेंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसमें क्या क्या एक तरीके से मेजर चेंज किए गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो प्रोविंस थे तीन, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये अलग अलग थे, अब उसमें से बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, मतलब जी की जगह जी हो गया, वो ज़्यादा जी करनी पड़ेगी, मतलब राजा जी बड़े हो गए सबसे, ठीक है। गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। और उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई 4 मेंबर की, ठीक है। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे, ठीक है। तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, किस प्रोविंस के गवर्नर को बनाया गया था, प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बनाया गया था, बंगाल वाली को बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो असिस्ट करेगी उसको गवर्नर जनरल को, उसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे, एक गवर्नर, ये अपना जी, उसके अलावा 4 मेंबर। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ना, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया उसका, मतलब कि ये गवर्नर जनरल हो गया, वो अभी भी गवर्नर रहे, तो इसलिए सबऑर्डिनेट्स हो गए, तो मतलब उसके नीचे आ गए, मेजर पावर उसके पास हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1770 के थ्रू। और जो ये एक्ट था ना, ये एक्ट मतलब ये बिल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कैबिनेट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ये लॉर्ड नॉर्थ थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ये उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये बिल, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप किसी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, कोई ब्राइब नहीं लोगे, प्रेजेंट्स नहीं लोगे नेटिव से। इसीलिए तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कि कंपनी लॉस में चल रही थी, पर जो एक तरीके से जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, वो फल फूलते जा रहे थे, मतलब अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, ब्राइब्स लेते थे, प्रेजेंट्स लेते थे, मतलब वो प्रॉफिट में आते थे जब रिटर्न करते थे ना यहाँ से ट्रेड करके, तो वो तो काफ़ी सारा पैसा कमा के निकलते थे, बट कंपनी का लॉस होता जा रहा था। तो इसलिए तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी जिनको बोलते हैं, जो एक तरीके से गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्निंग बॉडी कंपनी की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू पे कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स कैसे चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब स्टैब्लिश किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का, 1773 का जो एक्ट आया था, सिग्निफिकेंस ये हो जाता है, पहली बार फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी। कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई लॉस में जा रहे हैं, हमको तो फायदे में ट्रेड करने के लिए भेजा है, तुम लॉस में क्यों जा रहे हो। तो पहला एक स्टेप था उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि वो फंक्शन तो मिल चुके थे 1764 में कि दीवानी राइट्स वगैरह मिल गए थे, मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले, बट उनको रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट के थ्रू। और
फाउंडेशन रखा गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फाउंडेशन रखा जा रहा है, सेंट्रल क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और जो बाकी प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट हो गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन था। और इस फाइनल टोटल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते पीक पे कब तक पहुंच जाएगा, 18 मतलब जो 33 का होगा ना, फाइनल सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा उसमें, मतलब सारी की सारी पावर सेंटर की तरफ जा रही है। 1773 से फाउंडेशन रखा जाता है और 1833 में फाइनल सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इसमें, ठीक। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 73 के एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट कर दिया गया था, सही था। सबसे पहले कौन थे गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जो बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, ठीक है। 3 टर्म याद रखनी है, जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट बन गए थे। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आया था। देखो इससे पहले एक 1781 में भी करेक्शन वाला एक्ट आता है, उसको उसमें से इतना क्वेश्चन आता नहीं है तो उसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, ये विलियम पिट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नाम याद रखना, विलियम पिट, विलियम पिट, ठीक है। पीछे का याद होगा, आगे का याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में 2 पिट के नाम दे देगा, गलती हो जाएगी। तो विलियम पिट इनका नाम है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे ये भी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जैसे देखो वहाँ पे सीओडी बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था 1773 के एक्ट के द्वारा। ये रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो भी है उसके पॉलिटिकल वगैरह रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स थे उन सब मैटर्स पे, ठीक है, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर मैटर्स पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब 1784 के एक्ट में क्या किया इन्होंने, इसको डिवाइड कर दिया, सीओडी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लाए गए। तो बोला कि सीओडी क्या करेगा, ये कॉमर्शियल फंक्शंस को देखेगा, ओनली कॉमर्शियल मतलब जो बिजनेस ट्रेड वो कर रहे हैं उसको देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। पॉलिटिकल अफेयर मतलब सिविल प्लस मिलिट्री और जो रेवेन्यू वगैरह उस सबको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को, और कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए सीओडी रह गया, ठीक है, जो पहले बनाया था 1773 के एक्ट के थ्रू। तो एक तरीके से बाइफर्केशन कर दिया पावर्स का, कॉमर्शियल अफेयर्स सीओडी, बीओसी पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू के जो अफेयर्स है उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। एक तरीके से डबल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डबल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करने का। देखो अफेयर को कंट्रोल करने का एक तरीके पावर तो 1773 में दी थी, पर सुप्रीम लेवल पे मतलब मल्टीपल, मतलब एक तरीके से पूरा पावर कि कॉमर्शियल को भी कंट्रोल करेंगे, अब पॉलिटिकल को भी अलग कंट्रोल करेंगे, तो सुप्रीम पावर दे दी गई थी, ठीक है। और कंपनी के एक तरीके से पोजीशन टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन बोला गया इस एक्ट के थ्रू 1784, याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड। कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया था, सही बात है। फंक्शंस को कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया, इसके लिए सीओडी और इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, ये गलत है, उसके लिए सीओडी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है, तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। अब फाइनल स्टेप था, ये क्या था, ये था फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन की तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। 1773 में नींव रखी गई थी सेंट्रलाइजेशन के लिए और 1833 में फाइनली सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था प्रॉपर, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू एक और चीज मेजर चेंज किए गए थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे ना, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना जाने लगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन फुल होता जा रहा है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव पावर थी ये अपने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के पास, उसको भी एक तरीके से डिप्राइव कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, उस पर भी क्वेश्चन आता है, वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है।
और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है, प्योरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और जो वो इंडिया को रूल कर रही थी इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हेयर एंड सक्सेसर, मतलब वो एक तरीके की ट्रस्टी की तरह काम कर रही थी। ब्रिटिश की जो रानी रहेगा, क्वीन रहेगी या किंग रहेगा, उसके ट्रस्ट में उसको गवर्न करने लगी, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से आते हैं। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फुल अथॉरिटी थी टेरिटोरियल ब्रिटिश इंडिया को गवर्न करने की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्योरली कब बनी थी? 1833 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। कॉमर्शियल फंक्शन खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन प्योरली आ गए इसके पास। 1853 का एक्ट पे आ जाते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या क्या चेंज किए गए? अब देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो होती थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी जो लॉ बनाएगी, ठीक है। तो उस पहलू को उन्होंने देखा, परखा, समझा कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए अलग से, तो एक सेपरेट लेजिस्लेटिव फंक्शन बनाया गया। मतलब पहली अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को पहली बार कब सेपरेट किया गया था? 1853 के एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया था, ठीक है। उसमें क्या किया गया था? 6 मेंबर की, कितने मेंबर की? 6 मेंबर की एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो लॉ बनाएगी, जिसको मिनी पार्लियामेंट बोलते थे उस टाइम पे। क्या बोलते थे? मिनी पार्लियामेंट बनाए थे। कितने मेंबर? 6 मेंबर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, अभी प्रोविंस लेवल पर नहीं बना रहे, सेंट्रल लेवल पे 6 मेंबर की एक मिनी पार्लियामेंट बनाई गई थी, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए काउंसिल बनाई गई थी। इसी के साथ साथ 53 के एक्ट में ओपन कंपटीशन कर दिया था, किसके लिए? सिविल सर्वेंट को चूज करने के लिए, मतलब इंडियन भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मैकुले कमेटी फॉर्म की गई थी 1854 में, ठीक है, इस पहलू को मतलब स्टडी करने के लिए इंडियन सिविल सर्विस पे कि इंडियन को कैसे पार्टिसिपेशन दिया जाए, ओपन कंपटीशन कैसे किया जाए, ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स ही आते थे, इंडियंस को इतना पार्टिसिपेशन मिलता नहीं था, अब कंपटीशन को ओपन कर दिया, इंडियन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी गई थी उसमें कुछ मेंबर्स को लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उठाया गया था, ठीक है, अपॉइंट किया जा रहा था। कौन कौन से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी प्लस में आगरा, यहाँ से, मतलब जो 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें से 4 मेंबर यहाँ से लिए जाते थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से, ठीक है। 6 मेंबर की जो काउंसिल बनाई गई थी, लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ये समझ लो बात। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर? वो किया गया था अपने एक तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है भाई। अब चार्टर एक्ट सारे खत्म हो गए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या क्या एक तरीके मेजर चेंज देखने को मिले? लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हाँ, तो इसी एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी 6 मेंबर की, ठीक है, लेजिस्लेट करने के लिए सेंट्रल लेवल पे, और उसी में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया। 4 प्रोविंस से, मतलब प्रेसिडेंसी प्लस में आगरा से अपॉइंट किए जाने लगे, ठीक है। मैकुले कमेटी फॉर्म की गई थी इंडियन सिविल सर्विस के लिए, ओपन कंपटीशन के लिए, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे इंडिया के। देखो ये स्टेटमेंट सही है, वैसे सही है कि लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे, ठीक है, बट इस एक्ट के अंतर्गत नहीं थे। ये इस एक्ट से रिलेटेड जानना चाह रहा है। ये तो वाइसराय बने थे 1858 में जो आया था गुड गवर्नेंस एक्ट, उसके थ्रू, बट ये चार्टर एक्ट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये पहली 2 ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट सही थी, पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे, बट इस एक्ट से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं 1858 से 1947 क्राउन रूल से रिलेटेड, ठीक है। क्राउन ने 1857 की क्रांति के बाद क्राउन ने पावर अपने हाथ में ले ली। अब देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या उन्होंने चेंज किए, कैसे कैसे। देखो पहले 1773 से शुरू हुआ था और 1833 तक फाइनल सेंट्रलाइजेशन हो गया था, पूरी की पूरी पावर सेंटर के बाद मिलेगी थी। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इन्होंने देखा कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करने से लोग भड़क जा रहे हैं, क्रांति हो जा रही है, थोड़ी थोड़ी पावर इनको देते रहो ताकि ये दबे रहें और आगे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मुस्लिम और जो हिंदूज़ की यूनिटी थी उसको भी डिवाइड करने के लिए कोशिश धीरे धीरे उन्होंने की, और साथ साथ में जो इंटरफेरेंस करते जा रहे थे, जो कस्टमरी प्रैक्टिस थी इंडियंस की, ट्राइब्स की, अदर जो कस्टमरी प्रैक्टिस थी अदर रिलीजन में, उन सब से भी ये दूर जाने लगे कि इंटरफेयर हम नहीं करेंगे, पहले इंटरफेयर करते थे, ठीक है। तो 1858 के एक्ट जो आया था सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद, तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंट, ठीक है,
एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। तो इस पर क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, 1858 का जो एक्ट आया था। तो इसमें क्या किया गया था, जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल के इंडिया की, अब तक उसको वायसराय का नाम दे दिया। ठीक है, एक तरीके से उसका नाम, उसकी मतलब एक तरीके से नाम बदल के उसको ऐसे कर दिया कि मतलब उसको कुछ अलग ही पिक्चर दे दी गई। ठीक है, कि अब अच्छे तरीके से गवर्न करेंगे। पहले वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे, ये अब लास्ट स्टेटमेंट में था। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। और अब कंपनी के ट्रस्ट पे नहीं, कंपनी मतलब कंपनी जो होगी उसको ट्रस्टी बना के रूल किया जाता था कि भाई ब्रिटिश गवर्न मतलब एक तरीके से किंग या क्वीन के ट्रस्ट में आप रूल करोगे। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया, अब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करेगा इसको। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, मतलब एक तरीके से अबोलिश कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ ही साथ जैसे लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने, उसी के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट आई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये क्या थे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे। वो एक तरीके से कंप्लीट अथॉरिटी थी उसके पास कंट्रोल करने की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, और रेस्पॉन्सिबल रहता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट आई। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल भी बनाई गई। वो एडवाइस करती थी, जरूरी नहीं है कि उसकी एडवाइस पे बाइंडिंग हो। 15 मेंबर की एक काउंसिल फॉर्म की गई एडवाइस करने के लिए। ठीक है, चेयरमैन को, चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इसका। ठीक है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वायसराय नाम दे देगा। सेंट्रलाइजेशन हो चुका था एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ तक, अब उसको धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, और जो डबल्स गवर्नमेंट वाला सिस्टम चल रहा था ना, उसको अबोलिश कर दिया गया। जो BOC और COD था ना, BOC और COD, उसको अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, अब 1860 3 साल बाद एक नया एक्ट आया। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को, जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही थी सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे, तो उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर लेने लगे कि भाई रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि तुम भी कुछ डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो कुछ कुछ पॉइंट्स पे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेने लगे, मतलब बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडियंस को एसोसिएट किया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास की थी उनको रिस्टोर कर दिया गया। छीना कब गया था, छीना कब गया था, 1833 में छीना गया था, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था विलियम बेंटिक। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास को जो लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था उनको रिस्टोर कर दिया, किस एक्ट के थ्रू, 1861 के थ्रू। ठीक है, और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई प्रोविंसेस के अंदर। ये बंगाल में बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई गई, पंजाब में बनाई गई। ठीक है, और वायसराय को एम्पावर कर दिया गया रूल और ऑर्डर बनाने के लिए, कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग जो मिनिस्टर रहते थे वो अपना अपना पोर्टफोलियो लेंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे कैबिनेट के अंदर। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो अपने पहले वायसराय थे। इसके साथ साथ वायसराय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर थी विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इमरजेंसी के सिचुएशन में। ठीक है, मतलब एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर मिली हुई थी उसको ऑर्डिनेंस इशू करने की। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था 61 में, ये वायसराय के द्वारा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जो पावर रिस्टोर कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास की। ये 3 मेजर इसके सिग्निफिकेंस है 1861 के एक्ट के। ठीक है, तीनों आप याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। फिर आया अपना सेकेंड इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, 61 वाला मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अब 91 वाला आ रहा है, फिर उसका 1909 वाला आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हम ऐड कर रहे थे उनको थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया। मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर की रह गई, सेंटर में भी प्रोविंस में भी, पर उनको थोड़ा स्ट्रेंथ और इंक्रीज कर दी, थोड़े और मेंबर आ जाओ, थोड़े और चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में फंक्शंस को इंक्रीज कर दिया गया, बजट पे भी डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरीके की और पावर दे दी गई उनको थोड़ा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय जो मेंबर नॉमिनेट करता था, किसकी रिकमेंडेशन पे करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो रिकमेंडेशन आती थी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो रिकमेंडेशन आती थी, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए जाते थे ना, वो यहाँ से रिकमेंडेशन आती थी। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे कौन अपॉइंट करता था, गवर्नर करता था। इसको रिकमेंडेशन कौन देता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए, म्यूनसिपैलिटी हुई, यूनिवर्सिटी हुए, ट्रेड एसोसिएशन हुए, जमींदार चैम्बर्स हुए। ठीक है, मतलब एक तरीके से लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन अब होने लगे। डायरेक्ट इलेक्शन कब से शुरू होंगे, 1909 से शुरू होंगे, पर यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात शुरू होने लगी। क्योंकि देखो ये नॉमिनेशन वायसराय के पास जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए गवर्नर के पास जाएगा नॉमिनेशन। पर नॉमिनेशन कैसे आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ये यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड कर रहे हैं, ये इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करा रहे थे इनडायरेक्ट, फिर उसका नाम दे देते आगे।
और यहाँ पे ये छोटे छोटे बोर्ड वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह। बट एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत थी इंडिया के अंदर। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे इलेक्ट करके। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। एक तो साइज थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पर दोनों को बढ़ा दिया गया। सेंटर में मेजोरिटी रखी गई ऑफिशियल मेंबर की, बट प्रोविंस लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आदत देती गई। बाकी नॉन ऑफिशियल वाले ऑफिशियल से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। वही लेजिस्लेटिव मतलब लॉ से रिलेटेड चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो सब पावर प्रोविंस पे थोड़ी बढ़ा दी गई नॉन ऑफिशियल मेंबर को, पर सेंटर पे अभी भी ऑफिशियल मेंबर के पास पावर रही, ठीक है। उसके साथ साथ इंडियन मेंबर को एसोसिएट किया जाने लगा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है वाइस राय की और गवर्नर्स की, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले मेंबर जो ऐड किए गए थे सेंट्रल लेवल पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है। एज एन लॉ मेंबर ऐड किए गए थे, ठीक है। उसी के साथ इसी एक्ट में, इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। 1909 के एक्ट के अंदर किया गया था। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसीज को भी दिए गए, चैम्बर्स यूनिवर्सिटी जमींदार्स को दिए गए, ठीक है। मतलब इलेक्टोरल सिस्टम जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्शंस के थ्रू मेंबर आते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब अब जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे 1892 तक, अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम आ गया जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक तरह का हिस्सा है, वो 1909 के एक्ट में आया। उसके बाद 1919 में क्या किया गया था? अब आ जाएगा डायरेक्ट वाला सिस्टम, मतलब एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की धीरे धीरे जा रहे हैं हम, फुल डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे 1935 तक। अब डायरकी में क्या हो गया? डायरकी में भाई जो प्रोविंस लेवल पे जो सब्जेक्ट थे ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व में तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर खुद से डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट पे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। पर ट्रांसफर सब्जेक्ट पे वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, गवर्नर डिसीजन लेगा अपने मिनिस्टर्स की हेल्प से, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब यहाँ पे डायर की डबल एक तरीके से रूल हो गया कि कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कुछ विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ट्रांसफर और रिवर्स सब्जेक्ट वाला एक तरीके से वो आ गया, और साथ साथ में सेंट्रल और प्रोविंस के सब्जेक्ट को डिमार्केट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। बाईकैमरलिज्म भी यहीं पे आया, मतलब जो अपर हाउस और लोअर हाउस आज हम देखते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, वो भी इसी एक्ट के अंदर कहता आया था 1919 के अंदर। देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, अब मैं और ज़्यादा डीप जाकर स्टोरी सुनाता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा, बोर कोई नहीं देखेगा। मेजर जहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कहाँ से कैसे कैसे पूछ रहा है, उन फैक्ट्स पे जोर डाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरकी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है 1919 के एक्ट से, ठीक है। और फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बाइस यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था डायरकी है क्या? 1919 के एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी, है क्या? इसमें क्या है कि सब्जेक्ट का डिवीजन करना प्रोविंस में दो कैटेगरी में, ठीक है, उसको डायरकी बोल देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड और फैक्ट, एक तो इसमें जैसे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है ना, उसकी स्ट्रेंथ को 50% 3/6 इंडियंस को एसोसिएट कर दिया गया इसके साथ, ठीक है। जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 50% मेंबर इंडियंस हो गए। अब उसी के साथ साथ जैसे 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना, उसी तरीके से 1919 के एक्ट में सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी ये एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। और फ्रेंचाइजी मतलब जो वोटिंग की पावर थी उसको भी एक तरीके से लिमिटेड रखा गया। प्रॉपर्टी के बेस पे आप वोट दे सकते हो, टैक्स के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे। तो अब प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन देखेंगे तो कुछ वुमेन्स को भी एक तरीके से पावर मिल गई वोटिंग की पहली बार 1919 के एक्ट में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म किया गया, इसी एक्ट के अंदर प्रस्ताव रखा गया था, 1926 में बनाया गया, ठीक है। जो प्रोविंस के बजट को सेंटर के बजट से अलग कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एक तरीके से ऑटोनॉमी दी गई अपना बजट फॉर्म करने की। और साथ ही साथ इस एक्ट में बात की गई थी 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म किया जाएगा जो रिव्यू करेगा वर्किंग ऑफ दिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके जो पावर वगैरह जो हमने फॉर्म किया है इस सिस्टम, उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। 10 साल बाद, पर वो पहले ही आ जाता है, वैसे तो 1927 में फॉर्म हो जाता है, 1928 में लैंड कर जाता है, बट 1929 में आना चाहिए था। स्टैट्यूटरी कमीशन को फॉर्म करने की बात की गई थी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को बजट के रिलेटेड भी ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ये मैं आप लोगों को बता ही दिया।
क्या हुआ था 1919 एक्ट में? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सही बात है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन के बेस पे, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम, तो तीनों स्टेट में सही है ये। साइमन कमीशन जो फॉर्म बात की गई तो 1919 के एक्ट में, उसी से रिलेटेड। तो इस कमीशन को बनाना तो 1929 में चाहिए था, 10 साल के बाद बात की, 10 साल बाद बनेगा कमीशन, पर इसको बना दिया गया 1927 में। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, तो इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, 7 मेंबर थे इसको, तो एस से याद रखना, स्टैट्यूटरी 7 मेंबर और सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन, ठीक है। सारे के सारे ऑल वाइट कमीशन, मतलब जितने भी मेंबर थे सब गोरे लोग थे, इंडिया की तरफ से कोई भी मेंबर नहीं था, तो इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया था सबके द्वारा, ठीक है। तो इसकी स्टडी क्या थी? इस कमीशन ने स्टडी किया, बोला क्या बोला कि डायरकी को अबॉलिश करो, जो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट है उसको अबॉलिश करो, फेडरेशन फॉर्म करो ब्रिटिश इंडिया और एक तरीके से प्रिंसली स्टेट को साथ में मिलकर, जितने प्रोविंस थे प्रिंसली स्टेट को साथ मिला के फेडरेशन सिस्टम फॉर्म करो, ठीक है। कुछ और रिकमेंडेशन, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन प्रोविंस, प्रोविंस में जो ये डायरकी को अबॉलिश करके रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ फुल, मतलब कि वाइस वहाँ का जो गवर्नर होगा वो डिसीजन लेगा विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ना कि अपनी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है, जैसे कि अभी आजकल हमको देखने को मिलती है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। और कंटिन्यूएशन कम्युनल इलेक्टोरेट का तो बोला थी कंटिन्यू रखो इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, ठीक है। इससे फिर ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उस पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया, प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। उस पर वाइट पेपर फॉर्म किया गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे 1935 का एक्ट आया बाद में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। इससे आगे आप चलते हैं। कम्युनल अवार्ड भी मैं आप लोगों को बताया था, ये कब मिला था? 1932 में अवार्ड किया गया था, उस टाइम के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडॉनल्ड के द्वारा, ये रैमजी मैकडॉनल्ड के द्वारा, ठीक है, 1932 में। इसमें क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं उन लोगों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया था उसने, बट उसमें गांधी जी ने एक तरीके से फास्ट एंड टू डेथ लिया, येरावाड़ा जेल में थे उस टाइम पे। डिप्रेस क्लास को उसने बोला कि हिंदूज के अंदर ही इंक्लूड किया जाए और उनको हम रिजर्व सीट देंगे, ठीक है, रिजर्व सीट देने की बात की गई, ठीक है। ये कांग्रेस और डिप्रेस क्लास की तरफ से ये B.R. अम्बेडकर वगैरह ने इनके साथ एग्रीमेंट किया और उसके बाद उनको रिजर्व सीट दी गई, ठीक है। ये कम्युनल अवार्ड को एक तरीके से मॉडिफाई कर दिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? रैमजी मैकडॉनल्ड के द्वारा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। बट गांधी जी ने इस पर एक तरीके से फास्ट किया, तो फिर जो उनको डिप्रेस क्लास को रिजर्व सीट दे दी गई इनसाइड द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। फिर 1935 का एक्ट कैसे आया? 1935 का एक्ट, ये वाइट पेपर वगैरह फॉर्म हुआ था जॉन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। तो उस एक्ट में बात की गई, इसमें क्या बात की गई कि फेडरेशन बनेगा जहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम होंगे जिसमें सेंटर गवर्न करेगा, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 होंगे जिसपे प्रोविंस गवर्न करेगी, कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों गवर्न कर सकते हैं 36, 59, 54, 36 याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और रेजिड्यूरी पावर रहेंगी वायसराय के पास। फेडरेशन कभी फॉर्म हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। फेडरेशन जब फॉर्म होता है प्रिंसली प्लस में जो प्रोविंस के लोग आते, और प्रिंसली वालों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसलिए फॉर्म नहीं हुआ। बट क्या एक तरीके से चला था 1937 से 1939 तक, क्या वर्क किया इस एक्ट का? वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब एक तरीके से डायरकी को अबॉलिश करके प्रोविंस लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। गवर्नर जो काम करेगा एडवाइस ऑफ मिनिस्टर से करेगा, वो 37 से 39 तक चली इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। फेडरेशन फॉर्म नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं हो पाया, पर ये वाला काम हुआ, ठीक है, प्रोविंस लेवल पे ऑटोनॉमी उसको मिल गई, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला। 2 साल चला, 2 साल क्यों चला? क्योंकि 1939 में हो गया वॉर, कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देखा जाए 1935 के एक्ट से रिलेटेड 321 सेक्शन थे इसमें, डॉक्यूमेंट के अंदर 10 शेड्यूल थे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे मिली, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड और कुछ फॉक्ट, एक तो डायर की सेंटर पर फॉर्म की गई थी, बट वो एक्ट कभी आया नहीं ऑपरेशन में क्योंकि ज्वाइन ही नहीं किया प्रिंसली स्टेट्स ने, ठीक है। बाई कैमरलिज्म बनी, बाई कैमरलिज्म मतलब कोई अपर हाउस लोअर हाउस, 6 प्रोविंस के अंदर 6/11 प्रोविंस थे उस टाइम पे, 6 प्रोविंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म। ये अपने 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, और बंगाल के एडजेसेंट में बिहार,
यूनाइटेड प्रोविंस, उस टाइम यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, और असम। ठीक है, तो ये छः प्रोविंस के नाम याद रख लें। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस क्लास को दिया गया, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर को दिया गया। फ्रेंचाइज को थोड़ा बढ़ा दिया गया, 10% लोगों को मतलब वोटिंग की पावर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया 1935 में। ठीक है, उसके बाद फेडरल कोर्ट एक तरीके से कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, प्रोविंशियल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जॉइंट भी इस्टेब्लिश किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और फेडरल कोर्ट भी बना गया, एपेक्स कोर्ट है फेडरल कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाई थी 1773 के एक्ट से 1774 में, ऐसे यहाँ पे फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, डेस्पाइट सिग्निफिकेंस थोड़ा देख लेते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के बावजूद भी, मतलब वहाँ पे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, वायसराय के पास और गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर रह गई थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से बजट्स को लेके, मेनली पैसे को लेके उनका कंट्रोल फिर भी वहाँ पे बना रहा। ठीक है, वेटो पावर वगैरह उनके पास बनी रही। एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इंडिया जाने लगा। डिप्रेस क्लास और वुमेन को सेफ दिया गया इस एक्ट के अंदर। अब आता लास्ट एक्ट 1947 का एक्ट। 1947 का एक्ट कैसे आया? देखो, 20 फरवरी 1947 में ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, जब ये वॉर वगैरह ख़त्म हो गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया गया था कि 30 जून 1948 से पहले हम इंडिया को छोड़ देंगे। तो डेट याद रखनी है, कब डिक्लेयर किया गया था? 20 फरवरी 1947 के। किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कि हम 30 जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे। पर 1947 में उन्होंने छोड़ दिया डिक्लेयर। लास्ट मतलब डेट तो काफ़ी लंबी दी थी, 1.5 साल का राउंड, पर छोड़ पहले ही दिया। 3 जून 1947 में ऐसा बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, अगर जो पार्ट इंडिया का उसको ज्वाइन नहीं करना चाहे, अनविलिंग है, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वायसराय थे उस टाइम पे, उसके द्वारा पार्टीशन प्लान भी लाया गया इंडिया का, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके दौरान। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया इस एक्ट के द्वारा। 1947 आज़ाद हो गया इंडिया, एक तरीके से डोमिनेंट स्टेटस मिल गया। कैसा स्टेटस मिला? डोमिनेंट, इंडिपेंडेंस डोमिनेंट स्टेटस। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को। वायसराय को ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल फॉर्म किए गए, और जिनकी अपॉइंटमेंट किंग के द्वारा की जाएगी, बट वो गवर्नर जनरल काम किसकी एडवाइस से करेंगे? जो डोमिनेंट कैबिनेट है उसकी एडवाइस से करेंगे। ठीक है, और दोनों ही एक तरीके पाकिस्तान भी इंडिया भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और खुद से लेजिस्लेट करेंगे। वही जो एक तरीके से लेजिस्लेशन का काम भी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का भी, दोनों रोल ये कर रही थी। ठीक है, ब्रिटिश पैरामेंसी लैप्स हो गई प्रिंसली स्टेट्स पे और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। साथ ही साथ इंडिया फिर फ्री हो गया, और जो प्रिंसली स्टेट को एक तरीके से पावर दी गई कि आप जब इंडिपेंडेंट हो, या तो इंडिया को ज्वाइन करो, या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, ये उनकी विल पे छोड़ दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। ब्रिटिश जो मोनार्क था उसको वेटो बिल करने से डिप्राइव कर दिया गया, पर गवर्नर जनरल के पास ये पावर अभी भी थी। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर जनरल तो डोमिनियन कंट्रीज ने खुद ही बोला था, पाकिस्तान और इंडिया ने, कि गवर्नर जनरल रहेगा, तो गवर्नर जनरल सबसे सुप्रीम रहेगा, तो उसके पावर तो वेटो की पावर रहेगी। ठीक है, वेटो सबसे ऊपर वाले के पास ही होता है, और मोनार्क के पास नहीं, तो मोनार्क बस अपॉइंट कर सकता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट वर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर जनरल था एडवाइस पे काम करेगा, पर कुछ भी वेटो करने की पावर उनके पास फिर भी थी। जो सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करने की, वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की 1946 में, और वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज इन पार्लियामेंट की तरह काम की गई 1952 तक। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बना था 50 तक, इंडियन डोमिनियन की तरह। ठीक है, इंडियन डोमिनियन की तरह। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो हमने कवर अप किया इस वीडियो के अंदर। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल देना, लिख देना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ मेरा डेली बेस पे करंट अफेयर के लिए भी एक चैनल है, मतलब एक वेबसाइट है, वो आप मेरी बायो में जाकर देख सकते हो। सब कुछ टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, अपना ये वेबसाइट लिंक, डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेस पे हम आपको अपलोड मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब तक के लिए कवर अप कर दिया हमने। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ 1946 से, उसमें कौन कौन सी कमेटीज़ थी, कैसे कैसे कौन चेयरपर्सन थे, जहाँ से क्वेश्चन उठ के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।
प्लीज़ कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग और किस पे वीडियो चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पूरी की पूरी पॉलिटी हम कवर करने वाले हैं।